नोट बंदी और 370 हटाने के बावजूद कश्मीर की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं। मरकजी हुकूमत पर शिवसेना की तनकीद। शिवसेना ने कहा है कि 2016 की नोटबंदी, दफा 370 की बर्खास्तगी और जम्मू व कश्मीर की तकसीम के इक़दामात से दहशत गर्दी से मुतासरा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। शिवसेना ने हैरत जाहिर की कि मरकज में एक मजबूत हुकूमत के होते हुए नौ कायम करदा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोई अमन नहीं है। रोजाना सड़कों पर खून बह रहा है और मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। दहशतगर्द सरगर्मियों से कोई राहत नहीं मिली है और न ही जाली नोटों का चलन रुक सका है। सोपोर में एक हालिया एनकाउंटर के हवाले से जिसमें एक सीआरपी जवान की जान चली गई और सीनियर शहरी दहशतगर्दों की फायरिंग में अपनी जान गंवा बैठा। सीनियर सिटीजन के 3 साला पोते की तस्वीर दिल दहला देने वाली है जो अपने दादा की नाश पर बैठा हुआ है। ये तस्वीर मरकजी हुकूमत की नाकामी को साबित करती है। वादी में इस सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इस तरह की तस्वीरें शाम, मिस्र, सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में देखने को मिलती हैं। इस तस्वीर में मुल्क की इमेज के साथ साथ मरकज में विराजमान हुकूमत की छवि को भी मुतासिर किया है। शिवसेना ने पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदों पर बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में पुलिस टीम पर हमला, 8 जवान हलाक। कानपुर शहर के करीब वाक़ एक मुआवजा में 8 पुलिस मुलाजमीन बशमूल एक डीएसपी को मुजरिमीन की एक टोली ने गोलियां चलाकर हलाक कर दिया। ये हमला एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम की आमद पर एक मकान की छत से किया गया, जिसमें दीगर 7 अफराद बशमूल एक शहरी जख्मी भी हुआ है। पुलिस टीम की जान लेने के बाद हमला आवरों ने राह फरार इख्तियार की है। वो जाते हुए महलूक और जख्मी मुलाजमीन पुलिस के पास से हथियार छीन कर ले गए। वाक़ये के बाद पुलिस ने सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। छीने गए हथियार में AK-47 राइफल, एक INSAS राइफल, एक ब्लॉक पिस्तौल और 2 9mm पिस्तौल शामिल हैं। अपोजिशन पार्टियों ने रियासत में जराइम के बढ़ते हुए वाकयात के लिए योगी आदित्यनाथ को तनकीद का निशाना बनाया है और ये वाकया उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का एक और सबूत है। यूरोप तारीख के इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने कहा है कि यूरोप इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और कोरोना वायरस की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए कोरोना वायरस बहाली फंड के ताल्लुक से मुआहदे की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया है। जर्मनी के अहदाफ का खाका पेश किया और कहा कि हम एक गैर मामूली बहरान से दोचार हैं और इससे निकलने के लिए गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। हमारा अगर एक दिन भी ज़ाया हो रहा है तो लोगों की मुलाजिमतें ज़ाया हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, हमारी मईशत कमज़ोर हो रही है, इसलिए एक एक दिन कीमती है। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन के अराकीन के दरमियान इस वक्त 750 बिलियन यूरो के एक इक़्तिसादी बहाली और सरमायाकारी के पैकेज पर बहस जारी है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सरबराहान इस मामले पर 17 और 18 जुलाई को तबादले ख्याल करेंगे। ताहम अब भी सबसे ज्यादा इख्तिलाफात इस पैकेज के हजम, माली इमदाद जमा करने और इसे तकसीम करने के तरीक़े कार के मामले पर हैं। मकतूबे रियाज
من जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर से हिंदुस्तानी बाशिंदों को कौमी एयरलाइन के जरिए वतन वापस ले जाने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से तखलिया मिशन का चौथा मरहला कल से शुरू हुआ, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इमरजेंसी सूरत हाल के तहत वतन वापसी होने का यह सिलसिला पिछले 3 माह से जारी है, मगर चूंकि दुनिया में अभी कोरोना वबा से हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं, इसलिए बेशतर ममालिक ने अभी बैरूनी परवाजों को अपने मुल्क आने पर पाबंदी बरकरार रखी है। इसलिए जो लोग वतन गए थे उनका अपनी मुलाजिमत पर यहाँ वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। इधर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने फिर कहा है कि बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी जूं की तूं बरकरार है। बैनुल अक़वामी परवाजें ता इतलाए सानी मुअत्तल रहेंगी। अल सऊदिया ने कहा कि इस पाबंदी से वो बैनुल अक़वामी परवाजें मुस्तस्ना हैं जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए चलाई जा रही हैं। सऊदी अरब में मुकीम इन तारिकीन वतन को वापसी की दरख्वास्त देना होती है जो वतन वापस जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मुल्क से सिफारत खाने या कौंसलेट के जरिए ये मंजूरी भी लेना पड़ती है कि वतन पहुंचने पर उन्हें ममलिकत वापस नहीं किया जाएगा। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। वरक वरक चेहरा में इकबाल कमर के मजमुए कलाम शाम की जद में पर तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। मजमुए कलाम गजलों और कुछ मुतफरिक अशियार पर मुश्तमिल है। हरफे एतराफ में इकबाल अहमद कमर कहते हैं, अपने बारे में लिखने का मरहला सबसे मुश्किल काम है और ये काम उस शख्स के लिए और भी मुश्किल है जिसे अपने बारे में कोई गलत फहमी न हो। उम्र का निस्फ से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के शहर दमाम में गुजर गया। मेरी शेर गोई का आगाज तो 1985 में हो गया था, लेकिन बाकायदगी से मैं 1988 से मशक़ सुखन में मसरूफ हूँ। मुझे बाकायदा शेर गोई की तरफ रागिब करने का सहरा सैयद यूनुस एजाज के सर है। शेर गोई की बदौलत ही मुझे ज़का सिद्दीकी जैसी नाबगा शख्सियत के कदमों में बैठने का शरफ हासिल हुआ। हम लोग इस शजरे सायादार की छाँव में बैठते रहे, बकदरे ज़र्फ अक्स करते रहे। मजमुए कलाम का आगाज इस शेर से होता है, भूल जाएंगे कमर हम भी अंधेरों के सितम, भूल जाएंगे कमर हम भी अंधेरों के सितम, दिल में लाओ बनकर दियों के हौसले रह जाएंगे। मजमुए कलाम में इकबाल अहमद कमर की शख्सियत और शायरी पर ज़का सिद्दीकी और इकबाल कौसर के मज़ामीन शामिल हैं। अपने मजमून इकबाल अहमद कमर शख्स और शायर में ज़का सिद्दीकी यूं रकम तराज हैं। कमर को जब मैंने किसी बहुत रस्मी किस्म की दावत में पहली बार देखा तो देखता ही रह गया था। ब्रादरम सैयद यूनुस एजाज साहब ने तारुफ कराया कि ज़का भाई, ये बरखुदार आपसे मिलने के बहुत मुश्ताक थे। वो दिन और आज का दिन 85 तूल तवील मुलाकातें इस दौरान में रही हैं। 20 मुशायरे हमने साथ पढ़े हैं। रियाज, अलहसा, अलजुबैल वगैरह जाने और वापस आने के लिए घंटों उन्हीं की कार में साथ साथ सफर किए हैं। ये मजमून मुझे कमर की शायरी के बारे में लिखना है, लेकिन शायरी को शख्सियत से कैसे अलग किया जा सकता है। शख्सियत का रचाऊ ही तो शायरी में बसता है और इसी से तो शेर में शायर की खुशबू आती है। कमर ने अपने शेरी तजुर्बात का इजहार करने के लिए गजल के रिवायती इडियम और रुमूज और अलाइम की हुर्मत का मुकम्मल तौर पर लिहाज रखा है। बात कहने के जितने असालीब इख्तियार किए हैं उनकी एक झलक मुलाहिजा फरमाएं। अंधे को जो बीनाई का शीशा कहीं मिल जाए, हर सर पे गिराता है वो दानाई का पत्थर। हक बात पे किस किस का उड़ा रंग कमर देख, हालांकि था बेसम थी सौदाई का पत्थर। सहरा की हद पहुंच गई दहलीज तक कमर, निकला मैं घर से क्या मुझे सहरा निकल गया। कमर की बेशतर गजलों में अशियार की तादाद खासी कम होती है। वो काफियों के ढेर लगाकर नहीं बैठ जाते कि उन्हें नज्म करना ही है।
یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ایک طرح کا فکری تسلسل موجود ہے، کم سے کم الفاظ کے صرف کے باوجود فکر و خیال کا ارتقاء صاف نظر آتا ہے۔ ان اشعار کی بلاغت پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک ہی جملے میں ہر بات سمودی اس نے، ایک ہی جملے میں ہر بات سمودی اس نے، پھر یہ برسات کا موسم نہیں آنے والا، اب تو دل کی دھڑکن سے بھی ڈر لگتا ہے، ایک سناٹا ہے جو کھنڈر میں ٹھہر گیا ہے، رات اور دن کی گردش کیسے خوف میں گم ہے، وقت کسی نا وقت خبر میں ٹھہر گیا ہے۔ قمر کے لہجے میں ایک فکری رخ مستقلاً موجود نظر آتا ہے۔ یہی فکری رخ ان اشعار میں زندگی کی تنقید کے باوجود شدت احساس کی تیز آنچ کو گوارا بناتا ہے۔ آج کی زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بہتر ذرائع آمدنی کا حصول ہر شخص کا بنیادی مقصد بن گیا ہے۔ ہم، تم اور میر سب اس زلف کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی زندگی کا یہ تصادم کبھی تو اس کے لیے قابل فہم ہوتا ہے اور کبھی اسے ربودگی و پراگندہ خیالی کا شکار بنا جاتا ہے۔ جب یہ بیک وقت قابل فہم اور ناقابل فہم صداقتیں اس کے تخلیقی رویے کے ساتھ مل کر اظہار پاتی ہیں تو سچا اور اچھا شعر وجود میں آتا ہے۔ ہم کو اجداد کی اقدار کا ہے پاس قمر، ورنہ ہم خود بھی روایات بدل سکتے ہیں۔ اپنی آواز الگ سے بھی کوئی رکھتا ہے، سب کی آواز میں آواز ملانے والا۔ اپنی باتوں سے کہیں راہ نکالے کوئی اور لفظوں کو ہی دیوار بنا لے کوئی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہوں کہ کبھی ہاتھ نہ آؤں، اتنا آسان بھی نہیں ہوں کہ اٹھا لے کوئی۔ قمر کی ذاتی و عملی زندگی کو دیکھیے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان اشعار کی سنگین حقیقتیں محض برائے شعر گفتن نہیں بلکہ ان پر، ان کی ذات پر گزری ہوئی، صرف گزری ہوئی نہیں بلکہ ہر روز گزرتی ہوئی حوصلہ شکن تکلیف دہ حقیقتیں ہیں۔ تھکن سے چور جب پچھلے پہر بستر پر گرتا ہوں، تھکن سے چور جب پچھلے پہر بستر پہ گرتا ہوں، سہانا خواب بھی وقت سحر اچھا نہیں لگتا۔ کنارے بیٹھنے والے ڈریں گے موجوں سے، ہمیں تو جینا ہی لڑ کر بھنور سے آیا ہے۔ یہ سناٹا تو اپنی ذات کا ہے، سکوت بامدر ایسا نہیں تھا۔ قمر کے یہاں تلازم فکر کا پراسرار عمل بڑی لطیف جہت شعر کو بخشتا ہے۔ کبھی کوئی لفظ علامت بن جاتا ہے تو کبھی استعارہ، اور اس کے باوجود شعر کے مضمرات صاف، واضح اور کیفیت کی ندرت کے ساتھ ہمارے ذوق شعری کو اچانک پن اور استعجاب کا ایک نیا لطف دے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں جا بجا اس قسم کے اشعار موجود ہیں جن میں لفظیات و تخیل کی در و بست پر شعوری طور سے توجہ دی جاتی تو مندرجہ ذیل اشعار کی طرح ہمیں اور بہت سے شعر لطف اندوز ہونے کے لیے مل جاتے۔ تراش کرنوں کی عنوان سے اقبال احمد قمر پر اقبال کوثر یوں لکھتے ہیں: اس مجموعے کی شاعری میں بنیادی طور پر ایسی جدت پسندی کا رجحان نمائندگی کرتا محسوس ہوتا ہے جو زندہ شعری روایت کے ساتھ ہم آمیخت ہے۔ اس کا اظہار بیان بڑے شائستہ شاعرانہ لب و لہجے کا حامل ہے اور اس میں اکثر مقامات پر ذاتی اور معاصر سیاسی و سماجی سطح پر درپیش احوال و مسائل اور ان کے رد عمل میں پیدا ہونے والے بعض نفسیاتی نکات ایک حسن کارانہ تخلیقی انضباط اور فنی رچاؤ کے ساتھ اظہار پا کر سامنے آئے ہیں۔ اور مجموعہ کلام کے آخری صفحے پر یہ شعر شائع ہے: ہر ذہن میں یکساں نہیں ہر لفظ کے معنی، ہر ذہن میں یکساں نہیں ہر لفظ کے معنی، ممکن ہے کہ جو شاخ ہو تلوار ٹھہر جائے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ تذبذب، مذبذب، تذبذب، تذبذب، مذبذب، مذبذب،
انتخابات سر پر ہیں اور ناکارہ سیاست دانوں کی فہرست دیکھ کر عوام تذبذب میں مبتلا ہیں کہ کس کمتر کو ووٹ دیں۔ انتخابات سر پر ہیں اور ناکارہ سیاست دانوں کی فہرست دیکھ کر عوام متذبذب ہیں کہ کس کمتر کو ووٹ دیں۔